अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के स्पेशल एपिसोड में देखिए तरीकाए वारदात 1, कत्ल 2, कराची से आया दिल दहला देने वाला केस। पुलिस फाइल में दर्ज हुआ कराची का दिल दहला देने वाला केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। साहिले समंदर पर वाक़े तकरीबन 2 करोड़ आबादी का शहर कराची, जो पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। इस शहर में मुआशी तरक्की ही उरूज पर नहीं बल्कि कई हवालों से मुरव्विजा समाजी अक़दार से बगावत भी एक खास इंतहा तक पहुंची हुई है। रोजगार के मौके की फरावानी के बायस कराची मुल्क भर में बसने वालों के लिए एक खास कशिश रखता है। यही वजह है कि इस शहर में आबाद लोगों की एक बड़ी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखती है। इस शहर में पहुंचते ही लोग तरक्की की तेज रफ्तार में शामिल होने के लिए बाज़ औक़ात अपने मुआशरती पस मंज़र से जुड़े उन हवालों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनके आबाई इलाकों में उनकी शनाख्त का दर्जा रखते हैं। मुआशरती पस मंज़र से दूरी जहां मुआशी तौर पर किसी कदर इस्तेहकाम फराहम करती है, वहीं इसकी वजह से बाज़ नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल भी जन्म ले लेते हैं और यही मसाइल कराची जैसे बड़े शहर में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की बुनियादी वजह करार पाते हैं। एक ऐसी ही वारदात के मरकजी किरदार हैं मोहम्मद रफीक, अतहर अली उर्फ पप्पू और मजहर इकबाल। ये तीनों पेशे के एतबार से रिक्शा ड्राइवर हैं, मगर इन्होंने जुर्म इतना संगीन किया है कि इसे सुनकर पेशावर मुजरिमों की भी रूह कांप उठती है। इसी वारदात से जुड़ी हैं नसरीन और जीनत। ये पांचों कौन थे और जुर्म की इस कहानी में इनका आपस में क्या ताल्लुक था, आइए देखते हैं। जुर्म की ये कहानी बुनियादी तौर पर मोहम्मद रफीक और नसरीन के गिर्द घूमती है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर जरूरियात और कराची की शाहराहों ने न सिर्फ इन दोनों को मिलाया बल्कि इस घिनौने जुर्म की वजह भी फराहम की। मोहम्मद रफीक सक्खर के इलाके मिलिट्री रोड की अलाहाबाद कॉलोनी का रिहायशी था। उसके 8 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़कियां और 5 लड़के हैं। रफीक सक्खर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। उसका मकान किराए का था, जिसमें उसकी माँ और छोटा भाई भी उन लोगों के साथ रहते थे। गुर्बत रफीक पर अपना कहर बरसा रही थी और इसी दौरान उसके मोहल्ले से फरीदा नामी 6 साला बच्ची लापता हो गई। रफीक के भाई पर इल्जाम था कि उसने बच्ची को अगवा किया है। उसका भाई घर से फरार हो गया और पुलिस ने इस इल्जाम में रफीक को गिरफ्तार कर लिया। उस बच्ची का सर वो गुम हो गई थी, वो मेरे भाई पे उन्होंने छक ले आए थे। तो उन कुछ दिनों के बाद मेरे को बोला कि बाबा तुम्हारा भाई इसको अगवा करके लेके गया है, किसी लोगों ने देखा है। हमने बोला बाबा देखा है तो हमको बोले बताएं आमने सामने। फिर नहीं बताया उन्होंने, बच्चा ने सुना तो वो भाग गया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमें बंधवा दिया। तफ्तीश के दौरान रफीक के घर से उस बच्ची की लाश बरामद हो गई। बच्ची के कत्ल के सिलसिले में रफीक पर मुकदमा चलाया गया, जो 2.25 साल तक चलता रहा। अदालत ने सबूतों और गवाहों को सामने रखते हुए उसे इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करार दे दिया। केस चला 27 महीने के बाद जो हम बरी हो गए।
अदालत से बरी होने के बाद रफीक और उसके घर वालों का मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया। इन हालात से तंग आकर वो अपने बीवी बच्चों, माँ और छोटे भाई समेत कराची आ गया। कराची आकर उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, जबकि उसका भाई और बेटे वर्कशॉप पर रिक्शा मुरम्मत करने का काम सीखने लगे। उसके बच्चे कराची जैसे बड़े शहर में रहने के आदी नहीं थे, लिहाजा वो जल्द ही उस शहर से उकता गए और उन्होंने सक्खर वापस जाने की जिद शुरू कर दी। उसने बच्चों के इसरार पर अपने अहले खाना को सक्खर वापस भेज दिया और खुद मेहनत मजदूरी की गरज से कराची में ही रहा। मसला ये था कहने का, इधर बच्चे जो परेशान हो रहे थे, डिलीवरी केस भी था, तबीयत में मज़ा नहीं था बच्चों का, और इसी वजह से बच्चे वापसी गए। कराची से उसके बीवी बच्चों के जाने के बाद रफीक दिन भर रिक्शा चलाता और फारिग वक्त में चाय के होटलों और ऐसी ही मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर अपने जैसे दूसरे रिक्शा ड्राइवरों से गप लगाता। इसी तरह एक रोज चाय के होटल पर बैठे हुए उसकी मुलाकात हुई अतहर अली उर्फ पप्पू से। पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए कि गहरे दोस्तों जैसा ताल्लुक बन गया। रफीक को तकरीबन को मैं 20-25 दिन पहले जानता। मैं ये अपना लकी स्टार पे चाय पी, उसके बाद मुझसे गपशप मारी, इस्लामाबाद बन गया। इन दोनों की दोस्ती ने आगे चलकर क्या गुल खिलाए, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए तरीक़ाए वारदात 1, कत्ल 2, कराची से आया दिल दहला देने वाला केस। रफीक और अत्तर के दरमियान ताल्लुक इतना गहरा हो चुका था जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते थे। अतहर एक रोज मज़ार-ए कायद के पास अपने रिक्शे में जा रहा था, जहां उसकी मुलाकात नसरीन नामी एक खातून से हुई। नसरीन 5 बच्चों की मां थी, जिनमें से 4 बेटे और 1 बेटी है। उसका शौहर मोहम्मद शरीफ वेल्डिंग का काम करता था। उन दोनों की शादी तकरीबन 22 साल पहले शरीफ के एक दोस्त जावेद के कहने पर हुई थी। शरीफ को पहले बच्चे की पैदाइश के बाद पता चला कि उसकी बीवी ईसाई है। उसने इस बात का इल्म होने पर अपनी बीवी से कहा कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो मुसलमान हो जाए, वरना वो उसे छोड़कर जा सकती है। मतलब पता चला मतलब वो ईसाई है। फिर हमने बोला भाई तुमने ये झूठ क्यों बोला? फिर उसने बोला भाई मैं मतलब मुसलमान हो गई हूँ, मतलब मैंने कहा ऐसे तो नहीं मुसलमान हो सकते सब मेरा। फिर उसने बोला, फिर मैंने कहा बस मुसलमान होना हो तो फिर सही है, हमारे साथ रह सकती है, नहीं तो फिर हमारे साथ नहीं रह सकती। फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। शरीफ और नसरीन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान कराची में हालात खराब होने की वजह से शरीफ को शदीद माली तंगी से गुजरना पड़ा। उसका अपना ताल्लुक चूंकि रावलपिंडी से था, लिहाजा हालात की संगीनी को देखते हुए उसने अपने बीवी बच्चों समेत टेक्सला मुंतकिल होने का फैसला किया, मगर वहां भी किस्मत ने उसका साथ न दिया। फिर हालात खराब हो गए थे। फिर हमने सोचा चलो भाई इस काम का ऐसा करें, मतलब रावलपिंडी चलते हैं। तो फिर हमारा एक दोस्त था मतलब उधर मतलब टेक्सले में रहता था। फिर उसको मैंने बोला, फिर उसने मकान लेके दिया फिर हमें वो। वहाँ पे हम टेक्सले में रहते थे, डॉग पराचे पे हमने गैरेज खोला था। आमदन वगैरह आपकी अच्छी? नहीं, मतलब कारोबार नहीं चला, 16-17 महीने रहे। फिर जब हालात ख़राब हो गए तो फिर मैंने बोला घर वालों को, मैंने बोला फिर यहाँ तो मतलब हालात ख़राब हो रहे हैं तो मतलब यहाँ तो फिर मजबूरी मतलब नहीं रहना पड़ेगा, मकान किराए का सारा निज़ाम है। फिर उसने बोला क्या करना? फिर मैंने कहा मैं कराची जाता हूँ, तो मतलब कराची मतलब मैं सेटल फिर दोबारा सेटल होता हूँ, फिर मैं ले जाऊँगा तुम्हें। शरीफ के कराची आने के बाद नसरीन को घर और बच्चों को खुद ही संभालना पड़ रहा था।
शौहर के मौजूद न होने की वजह से वो घर के लिए सौदा सर्फ भी खुद ही बाजार से खरीद कर लाती। इसी दौरान उसकी मुलाकात गुलाम सरवर और अब्दुल हमीद से हुई। ये दोनों फौज से रिटायर्ड थे और अब टेक्सला में परचून का कारोबार कर रहे थे। शरीफ कराची आकर वेल्डिंग का काम करने लगा। वो दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था ताकि वो जल्द इस काबिल हो पाए कि अपने बीवी बच्चों को भी वहीं अपने पास ले आए और वो सब साथ मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें। दूसरी जानिब शौहर की गैर मौजूदगी के बायस नसरीन के गुलाम सरवर और अब्दुल हमीद से ताल्लुकात का सिलसिला एक खास हद से आगे गुजर चुका था। रोजगार के हालात जरा बेहतर होने के बाद शरीफ अपने बीवी बच्चों को कराची ले आया। वो इस बात से बेखबर था कि उसकी बीवी का किसी दूसरे से कोई ताल्लुक है या नहीं। नसरीन ने कराची आने के बाद भी गुलाम सरवर और अब्दुल हमीद से राबिता जारी रखा और यूं एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद इनके दरमियान ताल्लुकात की एक खास सतह बरकरार रही। इन्हीं ताल्लुकात की वजह से गुलाम सरवर उम्रा से वापसी पर नसरीन से मिलने के लिए कराची में रुक गया। गुलाम सरवर ने फोन पर अपनी कराची आमद की इत्तला नसरीन को दी और कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। यूं दोनों के दरमियान मुलाकात का वक्त, दिन और मकाम तय पा गया। नसरीन को फोन पर बात करते हुए उसके बच्चों ने सुन लिया था और उन्हें इस बात का पता था कि उनकी माँ किसी से मिलने जाने वाली है। जुम्मे वाले दिन ना मैं पेपर दे के आया ना घर पे, तो बात कर रही थी। मैंने गौर किया था, बात कर रही थी कि मैं क्या नाम है जुम्मे वाले दिन नहीं हफ्ते वाले दिन ही आ जाऊंगी। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद का मालूम नहीं। फिर हफ्ते वाले दिन हम सुबह ही अब भी हमारा पेपर था, हम पेपर देने के लिए गए। उसको बोल रही थी छोटे वाले भाई को कि तुम चाबी ले जाओ कि मैं घर पे नहीं होंगी। तो क्या नाम है अम्मी, इसने बोला कि मैं भी साथ जाऊंगा, अभी नहीं जाना। फिर अम्मी ने ना क्या नाम है स्कूल में आके ना चाबी दे के चली गई, कह के गई कि मैं मलीराट जा रही हूँ। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गुलाम सरवर और नसरीन की मुलाकात मज़ार कायद के पास हुई। उन्होंने कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा, जिसके बाद गुलाम सरवर नसरीन को उसी जगह छोड़कर चला गया। नसरीन इस मुलाकात के बाद घर नहीं पहुंची। जब वो रात तक घर ना आई तो उसके शौहर और बच्चों को सख्त तशवीश लाहक हुई और उन लोगों ने अपने उन अजीज़ो क़ारब से राबते शुरू कर दिए जहां वो मुमकिन तौर पर जा सकती थी। तो पता हमें रात को चला ना जिस टाइम पे मकसद घर आए तो घर वाली घर में नहीं थी। तो हमने क्या मतलब हो सकता किसी के घर रुक गई है या क्या मसला है। फ़ोन नहीं चल रहा उसका, फ़ोन पे हमने मतलब हमारा फ़ोन भी नहीं चल रहा था। फिर हमने बच्चों को रात को ले के मतलब बैठ गए फिर अल्लाह के आसरे पे। फिर सुबह हमने फिर ढूंढने शुरू किया तो फिर नहीं पता चला। फिर पंजाब फ़ोन किया, पंजाब वालों ने कहा नहीं मतलब वो यहाँ नहीं आई है। फिर उन्होंने मतलब अपनी बेटी को फ़ोन किया, दूसरी बेटी उसकी यहाँ रहती थी, हमारे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं था, हमारा राब्ता नहीं था उससे। फिर वो उसकी मतलब बेटी जो सी ना फिर आई हमारे पास। फिर हम भाग दौड़ ज़्यादा करने लग पड़े। अगर नसरीन घर नहीं पहुंची तो आखिर गई कहां? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए तरीक़ाए वारदात 1, कत्ल 2, कराची से आया दिल दहला देने वाला केस। नसरीन का शौहर और उसके बच्चे उसे कराची जैसे बड़े शहर में हर जगह तलाश कर रहे थे। तमाम अजीजों के हाथ से पता करने पर भी जब नसरीन के बारे में कुछ मालूम न हो सका तो शरीफ ने बिल आखिर अपनी बीवी की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी।
इस दौरान उसने खुद भी अपने बच्चों और दीगर अजीजों की मदद से नसरीन की तलाश जारी रखी। तो फिर हमने मतलब क्या था, बाल गुमशुदगी की एफआईआर कटवाई। फिर हम ढूंढने लगे थे, फिर मतलब इधर भाग, उधर अस्पतालों में भाग। फिर वो हमारी साली साथ ही थी और सांडू भी साथ ही था। फिर हम मतलब ईडी सेंटर में कहने लगे, ईडी सेंटर चल के देखते हैं। फ़ोटो हमारे साथ था। फिर हम ईडी सेंटर गए थे, फिर वहाँ पता चला ये मतलब इंतकाल हुआ। शरीफ और उसके बच्चों पर तो जैसे नसरीन की मौत का सुनकर कयामत ही टूट पड़ी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उन्हें बताया गया कि नसरीन की मौत तबाही तौर पर नहीं हुई, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। कत्ल का जानकर शरीफ और उसके बच्चे और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनकी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर कोई नसरीन की जान क्यों कर ले सकता था? नसरीन के पास जो मोबाइल फोन था वो अब भी बंद मिल रहा था। शरीफ ने पुलिस को अपनी बीवी का मोबाइल नंबर दे दिया ताकि तफ्तीश के सिलसिले में उससे मदद हासिल की जा सके। नसरीन का कत्ल बहुत ही भयानक अंदाज में किया गया था। उसे गला दबाकर कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े करके शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फेंक दिए गए थे ताकि पुलिस मुजरिमों तक न पहुंच सके। पुलिस बज़ाहिर इस अंधे और सफाक कत्ल के मुजरिमों को ढूंढने में लग गई। इसी दौरान पुलिस को एक और खातून की लाश के टुकड़े भी मिले और पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज बन गया। 2 औरतों की टुकड़े की हुई लाशों के मिलने की वजह से शहर में खौफो हिरास फैल चुका था और पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान लग चुका था। कातिलों ने खुद को पुलिस से बचाने के लिए जो कोशिश की थी उसमें वो इस तरह किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि पुलिस को नसरीन की लाश के टुकड़े एक ही रोज नहीं 3 मुख्तलिफ दिनों में कराची के मुख्तलिफ मकामात से मिले थे। 3 दिन में हमें ये पीसेज मिले थे। पहला पीसेज हमें आगा खान सेंटर कचरा कुंडी से मिला था। दूसरा पीसेज हमें वेप स्ट्रीट फातिमा बिल्डिंग के पास मिले थे। तीसरा पीस हमें आदमजी साइंस कॉलेज गली से मिला था। चौथा पीस जो है वो हमें बहादुर यार जंग रोड कराची एकेडमी के पास से मिले थे। पुलिस के पास उन कातिलों को ढूंढने के लिए कोई सुराग नहीं था, मगर इसी दौरान कातिलों से एक ऐसी गलती हुई जो पुलिस के लिए उन तक पहुंचने के सिलसिले में मददगार साबित हुई और बिलाखिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दरमियान जो है मुलजिम ने वो सिम जो है अपने मोबाइल में डाली तो उसकी EIM नंबर जो है वो हमें ट्रेस हो गई। हमने फिर ये रिकॉर्ड लिया कि इससे पहले इस मोबाइल पर कौन सी सिम चल रही थी, तो हमें इस मुलजिम के नाम पता मिला। इसके बेटे के नाम पर सिम थी जिसका हमने रिकॉर्ड हासिल किया। फिर मुलजिम तक पहुंचे, पटेल पाड़ा से मुलजिम को पकड़ा। पुलिस को इस बात का अंदाजा पहले से था कि ये काम किसी अकेले शख्स का नहीं है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुजरिम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नसरीन को कत्ल किया था और बाद में उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फेंकने का काम भी उसने इन ही साथियों की मदद से अंजाम दिया था। नसरीन के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड के जरिए पुलिस को यह भी पता चला कि उसने अपने कत्ल के रोज गुलाम सरवर और अब्दुल हमीद के अलावा टेक्सला में रहने वाले कुछ और लोगों से भी राबते किए थे और गुलाम सरवर से मज़ार-ए कायद पर मिलने के बाद वो वहीं उन मुजरिमों के हत्थे चढ़ गई थी जिन्होंने उसे ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। उस नंबर से हमने उनका रिकॉर्ड निकलवाया और रिकॉर्ड से काफ़ी लोगों ने उस रोज़ को कॉल की हुई थी। हम लोगों ने उनकी भी आवाज़ की तलाश किए तो कुछ लोग पिंडी के रहने वाले थे जो रिटायर सूबेदार थे। उनमें से एक सूबेदार जो है सरवर जो है वो गया हुआ था हज उम्रे पे,
जो वापस आया था। और ये औरत पहले भी टेक्सला में रह रही थी, जिनको वो जानती थी, वहाँ उस सिलसिले में उनसे मिलने के लिए कैद आज़म के मज़ार पे आई थी। उनसे मिलने के बाद कैद आज़म के मज़ार से इन मुल्ज़मान ने उसको जो है बहला फसला के वो ले गए और वहाँ पटेल पाड़ा ले गए। वहाँ उससे जो है वो रेप वेप किया। उसके बाद जो है उसका गला घोट के दबा के कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसके पीसेज किए कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, हम उसका डिस्पोजल जो है काट के करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से बना के काट के मुख्तलिफ मकामात पर फेंके। नसरीन के कातिलों में से एक कराची छोड़कर जा चुका था, मगर कुछ ही दिन बाद किस्मत उसे फिर कराची ले आई। उसने वापस आकर जैसे ही अपने साथियों से राबते की कोशिश की, पुलिस ने उसका सुराग लगा लिया और यूं उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर नसरीन के कातिल कौन थे और उसे कत्ल करने की वजह क्या बनी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए तरीक़ाए वारदात 1, कत्ल 2, कराची से आया दिल दहला देने वाला केस। हवस और खौफ इंसान को इस हद तक अंधा कर देते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। गिरफ्तार होने वाले कोई और नहीं, रफीक और अतहर अली ही थे। मगर उन्होंने ये सब क्यों किया और गिरफ्तार कैसे हुए? नसरीन जब गुलाम सरवर से मुलाकात के बाद मज़ार कायद के पास खड़ी थी तो वहां उसकी मुलाकात अतहर अली से हुई। अतहर उसे लेकर मजहर इकबाल के पास गया और उससे पूछा कि अगर कोई जगह है तो हम इस खातून को साथ लेकर चलते हैं। मजहर के पास जगह नहीं थी, लिहाजा अतहर ने अपने दोस्त रफीक से फोन पर राबिता किया। रफीक ने उसे नसरीन को लेकर उसके घर आने का कहा। लेकिन अतहर कहता है नसरीन को वो नहीं बल्कि मजहर लेकर आया था। उसने बोला कि मेरे पास औरत है तो है कुछ जगह। मैं कहा यार पता करता हूँ। वो सिंधी से फ़ोन पे बातें की तो बोलता मेरा क्वार्टर खाली है, तो उसके क्वार्टर पे ले गया। ठीक है, तो बोलती मैं 35 रुपये लूँगी। उसके अंदर गड़बड़ हो कि 1500 रुपये तेरी बात हुई हमारे, तो तू 35 रुपये मांगे। बोलती 3500 नहीं दोगे तो शोर करेंगे। अतहर के मुताबिक नसरीन ने जब उन तीनों से कहा कि अगर उन्होंने उसे 3500 रुपए नहीं दिए तो वो शोर मचाएगी, तो इस बात पर वो तीनों घबरा गए। इसी दौरान उन तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए नसरीन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। काफ़ी टाइम शोर शराबा ऊपर करती रही, फिर उसके बाद ये सिंधी बोलता कि इसको फारा कर दो। जी रफीक क्या मतलब सलाह मशवरा किया कि ये नीचे जाके बताएगी तो हमारे को मार देगी, पठान मार देंगे नीचे। तो ऐसे करके फिर मसलन मार के कैसे मारा? एक छुरी से नहीं, कैसे मारा? पहले मसलन उसका गला दबाया, उसी के डबटे से उसका ना गला दबा के, तो एक ने टांगे पकड़ी, एक ने उसका पेट के अंदर छुरी मारा। नसरीन को कत्ल करने के बाद उन तीनों ने सोचा कि अब उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। आपस में मशवरे से ही उन्होंने लाश के टुकड़े करने का फैसला किया और फिर मिलकर ये घिनौना फेल अंजाम दिया। उन्होंने उन टुकड़ों को प्लास्टिक के लिफाफों में डालकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया। इसके बाद वो तीनों अलग अलग हो गए। अतहर का कहना है कि वाक़े के बाद वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ने फैसलाबाद चला गया, जबकि रफीक और मजहर कराची में ही रहे। नसरीन के कत्ल से तकरीबन 1 माह पहले
रफीक को जीनत नामी एक खातून सवारी के तौर पर मिली थी। रिक्शे में सफर के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे और इसी गुफ्तगू में जीनत ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ उसके घर जा सकता है। बातों में माना इनसे थोड़ा कांटेक्ट हो गया। फिर इसने मेरे को बोला जगह हमारे पास है, तुम चलो तो हम तेरे से चलेंगे। उसने कहा फिर गाड़ी घुमा के हम उसकी फ्लैट की तरफ गए। अब वो फ्लैट उसका था या न था वो खुदा बेहतर जाने। मेरे को लालच दे के 1000 भी ले लिया और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया कि मैं बच्चे को देखूं घर पे है तो नहीं चलेंगे, जो नहीं है तो चल रहे। बातों के हिसाब से मोबाइल भी ले गया, 1000 भी ले गया। 1.5-2 घंटा मैंने उधर इंतज़ार किया। किस जगह? उसी जहाँ मेरे को खड़ा किया इसने। क्या कौन सी जगह? ये न्यू टाइम का एरिया था। तो उधर खड़ा रहा, ये नहीं आई, मैं चलाया। रफीक को जीनत पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसके पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गई थी। वो अपने रिक्शे पर कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर सवारियों को लाते ले जाते जीनत को ढूंढता रहता था और फिर एक दिन जीनत उसे दोबारा मिल ही गई। 1.5 महीने के बाद ये इतवार का दिन था, हड़ताल थी 8 तारीख का शायद। 8 सुबह को मैं सवारी लेके गया ताज कम्प्लेक्स की तरफ या हाशमानी हॉस्पिटल की तरफ। सवारी उतार के वापसी आ रहा था। ये भी इधर से किसी माना कहीं रास्ते से आ रही थी, माना अंदर गली से। जैसे ये रोड पे माना उतरी तो मैं स्लो ही आ रहा था। इसको जो मैंने देखा तो मैंने सोचा सवारी होगी, गाड़ी स्लो किया। स्लो जो किया तो फिर मैंने इसको थोड़ा पहचाना। मैंने गाड़ी रोके, इसको बोला भाई चादर पे। उसके बाद जो इसको मैंने गाड़ी में बिठाया, घर पे लेके आया रिक्शे में। तो इसने मेरे को रास्ते में बोला कि मेरे को 2-4 हज़ार की ज़रूरत है, कहीं मेरे को जाना है पैसे लेने। मैंने बोला मैं तेरे को दूंगा। अपने घर लाने के बाद रफीक ने जीनत के साथ ज्यादती की और उसे बदले में 1000 रुपए दिए। जीनत ने कहा कि उसे 4000 रुपए चाहिए। पैसों के मामले पर उन दोनों की आपस में बहस हो गई। रफीक ने उसे मौत के घाट उतारने का प्रोग्राम बना लिया। उसको मैंने 1000 रुपया दिया जब हम एक बार मिले उसके साथ। 1000 दिया, इसने माना 1000 नहीं लिया। बोलने लगे मेरे को 4000 दे, मैंने तेरे को खड़े नहीं उधर घर पे भाई मिलजुल के। उसके बाद ये जो माना गुस्से में आ गई, बस गुस्से में आ गई तो बस मेरा दिमाग घूम गया, इसका मैंने गला दबा दिया। रफीक इससे पहले नसरीन को मारने में अपना किरदार अदा कर चुका था, लिहाजा अब उसे कत्ल करने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। जीनत को कत्ल करने के बाद रफीक ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए फिर वही घिनौना इक़दाम किया जो वो इससे पहले भी अपने साथियों की मदद से कर चुका था। उसने जीनत की लाश के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के लिफाफों में डालकर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फेंक दिया। दूसरी औरत की टुकड़ों में कटी हुई लाश मिलने के बाद पुलिस हुक्काम ने मुतल्लिका थानों को सख्त हिदायत की कि इस सिलसिले में जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए ताकि मजीद कोई भी ऐसा वाकया रूनुमा न हो सके। तफ्तीश करने पर पुलिस के सामने ये बात आई कि दोनों औरतों को एक ही तरीके से कत्ल किया गया है। इससे पुलिस को शक हुआ कि ये काम किसी एक ही गिरोह का है। यूं मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने पहले रफीक को हिरासत में लिया और फिर उसकी निशानदही पर कुछ रोज बाद उसके साथी अतहर अली और मजहर इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर गुलाम सरवर, अब्दुल हमीद और टेक्सला से ताल्लुक रखने वाले उन बाकी लोगों को सिर्फ पूछगिछ के बाद इस मुकदमे से ला ताल्लुक करार दे दिया। पुलिस की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश में इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया कि कत्ल होने वाली पहली खातून नसरीन ने
गुलाम सरवर के साथ कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद 3 से 4 घंटे का वक्त क्यों गुजारा था? तफ्तीशी अफसर गुलाम सरवर को बेकसूर करार देते हुए कहते हैं कि नसरीन और उसका आपस में कोई गलत ताल्लुक नहीं था। इस औरत से उनका कोई और ताल्लुक नहीं था, चूँकि ये औरत पहले टेक्सला पिंडी में रह के आई थी और उनकी दुकान है एक, वहाँ दुकान से वो सौदा सलफ खरीदती थी। इस सिलसिले में वो उनको जानते थे। वो आज उम्रे पे आया हुआ था, इसलिए उसने रब्ता किया, इससे मिला, फिर ये वापस चली गई। रफीक और अतर तो पुलिस की हिरासत में हैं, मगर मजहर का क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मुल्जिम हुए गिरफ्तार, फांसी का फंदा है तैयार। कराची से आया दिल दहला देने वाला केस। पुलिस के सामने बयान देते हुए अतर ने मजहर को इस जुर्म में बराबर का शरीक करार दिया था। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम के पूछने पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम अतर का मजहर से कुछ अरसे पहले झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मजहर ने अतर पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसी मुकदमे का बदला लेने के लिए अतर ने पुलिस की हिरासत में बयान देते हुए मजहर का नाम भी लिया था, ताकि वो भी कानून के शिकंजे में फंस जाए। अदालत में जाकर बयान देते हुए अतर ने इस बात का एतराफ कर लिया कि उसने मजहर को इस मुकदमे में फंसाने के लिए झूठा बयान दिया था। मजहर ने नसरीन को कत्ल करने में कोई किरदार अदा किया या नहीं, इस सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। कत्ल होने वाली 2 औरतों में से सिर्फ नसरीन के वरसा सामने आए, जबकि जीनत के घर वालों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने नसरीन के बारे में तमाम मालूमात हासिल की और उसके घर वालों से राबता करके उसकी लाश तदफीन के लिए उनके हवाले कर दी। जीनत का DNA लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, ताकि उसके बारे में मालूमात हासिल करके उसके वरसा को तलाश किया जा सके। शरीफ और उसके बच्चे अपना घर उजड़ने पर उदास हैं और उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि नसरीन को क्यों कर कत्ल किया गया। शरीफ अपनी बीवी को याद करके रोता है और चाहता है कि उसकी बीवी के कातिलों को सख्त सजा दी जाए। अपील तो कर रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब को भी बोला है भाई इस काम का, भाई इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। अपनी तरफ से भी हम कोशिश करेंगे उसको उसकी सजा मिले, और जो मकसद हमको कुछ मतलब है क्या कर सकते हैं, मार तो हम नहीं सकते उसको, ये तो मतलब हुकूमत का ही काम है। इन सफ़ाक कातिलों की तरफ से किया जाने वाला जुर्म इतना संगीन है कि इसके लिए दी जाने वाली कड़ी से कड़ी सजा भी कम होगी। तफ्तीशी अफसर खुद भी इन मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के हवाले से पुरअज़्म हैं और उनका कहना है कि वो मुल्जिमान को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह इसको हम कैसर किरदार तक पहुंचाएंगे। इसने ज्यादती की है और पीसेज में किया है, तो हम इसको कैसर किरदार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह तो हम सजा कराते रहेंगे। मुल्जिमान को खुद भी अपने जुर्म की संगीनी का एहसास है। उनका कहना है कि उनके जुर्म की सजा के तौर पर उन्हें भी उसी तरह मारा जाना चाहिए जिस तरह उन्होंने दोनों औरतों को मौत के घाट उतारा। जैसे माना उसके साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ होना चाहिए। इस केस के सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश तकमील के आखिरी मराहिल में है। एसपी मूसा पुलिस के आला ओहदेदारान और अदालत से अपील करता है कि इन दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान को इस घिनौने और संगीन जुर्म की सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा सफाक अमल करने की जुर्रत न कर सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए।
अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, गरीब की इज्जत को किया गया सरेआम नीलाम, दुनिया में हुई बदनाम, पुलिस भी ना आई काम, शेखुपुरा से आया सबा बशीर का केस। अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में